सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मैथ के पेपर के बारे में, जो आपका 3 मार्च के दिन हुआ है। इस पेपर की मैं पहले ही 2 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो वीडियो नंबर 1 और 2 में मैंने आपको 1 से लगा के 5 तक के जो खंड के सवाल थे वो यहाँ तक करवा चुका हूँ। अब हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो का पार्ट 3 है इस पेपर का। अब हम देखेंगे हमारे जो क्वेश्चन नंबर 6 के हैं। इसमें रखा है क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित सभी खंडों को में हल करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। हड़ताल होने की जो घटना है प्रायिकता दे रखी है वो 0.65 यानी कि 65, और हड़ताल न होने की घटना, हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य समयपूर्ण होने की प्रायिकताएं आपको दे रखी है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की हमें प्रायिकता निकाल कर दिखानी है। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 घटनाएं माननी पड़ेंगी। एक तो हम मानेंगे कि कार्य पूरा होने की घटना, और एक हम मानेंगे कार्य पूरा न होने की घटना। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर हम पहले लिख लेंगे, मैंने इसको पहले लिख लिया है। इसने हमने माना है कि माना कार्य पूरा होने की घटना हमने ए मान ली, और हड़ताल होने की घटना हमने क्या मान ली, बी। अब जो कार्य हड़ताल जो हो रही है, इसमें क्या रखा है, देखो हड़ताल होने की जो प्रायिकता वो 0.65 है। तो हड़ताल होने की जो प्रायिकता हमने क्या मानी है, घटना बी मानी है। तो ये हो जाएगा पी का मान 0.65, और हड़ताल न होने की घटना क्या होगी, देखो हड़ताल हो रही है 0.65 से, तो हड़ताल न होने की घटना क्या हो जाएगी आपकी, इसमें से एक में से इसे घटा देंगे। तो हम इसमें एक में से इससे घटाएंगे तो घटाकर आपको बचेगा 0.35। अब आपको क्या रखा है, आगे दे रखा है सवाल में, यहाँ से दे रखा है हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं आपको दे रखी 0.80 और 0.32। तो एक मान आपको दे रखा है PA/V बराबर 0.32, PA/B डैश, ये डैश लगा हुआ है 0.80, और हमें क्या निकालना है, निर्माण कार्य पूरा होने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसके लिए सूत्र है PV इंटू, ये गुणा का निशान है, PA/B प्लस PB डैश गुणा PA/B डैश। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें हमें देख के मान लगाने हैं। तो PB का मान आपको कितना देखा, 0.65। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 0.65 गुणा, इसका मान आपको दे रखा है 0.32, तो यहाँ लिख लेंगे 0.32 प्लस PB डैश, PB डैश का मान कितना है 0.35 यानी कि 35, और इसकी हम गुणा कर देंगे PA/B डैश से, और इसका मान आपको दे रखा है 0.80 यानी कि 0.8 भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा ये लगभग 0.208, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.28। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर हमें मिलेगा ये 0.4888। तो ये आ जाएगी आपकी कार्य पूरा होने की प्रायिकता। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या रखा है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत Z बराबर आपको समीकरण दे रखी है, इसका में न्यूनतमीकरण आलेख बनाना है। तो इस सवाल को मैंने पहले बताया था, मैंने इसके अंदर ये बताया था कि ये जो सवाल है वो गलत दे रखा है, लेकिन ये जो सवाल है मैंने इसको दोबारा सोल्व करके देखा तो ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल वो सही है। अब इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, ये आपका 6 का 6 नंबर है। जो मैंने आपको बताया था कि पहला क्वेश्चन गलत दे रखा है, लेकिन ये क्वेश्चन गलत नहीं है, हमारा थोड़ा करने का तरीका गलत हो गया था। आपको Z बराबर से समीकरण दे रखिए, एक समीकरण आपको ये दे रखिए, एक समीकरण आपको ये दे रखिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से सोल्व करके यहाँ से पॉइंट निकालेंगे, क्योंकि यहाँ से तो पॉइंट निकलेंगे नहीं, क्योंकि बराबर में इसको 0 दे रखा है। तो हम इस वाले समीकरण को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 में आपको दे रखा है 3x प्लस 4y बराबर हम मान लेंगे यहाँ पर 24, बराबर निशान लगा लेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें x के स्थान पर 0 लगा देंगे, क्योंकि पॉइंट जब हम निकालते हैं तो पहले x का मान 0 फिर y का मान 0। तो जब x का मान 0 लगाएंगे तो 3 गुणा 0
प्लस 4y बराबर हो जाएगा 24। ये जो 0 बन जाएगा इसे छोड़ देंगे तो यहाँ बचेगा 4y बराबर 24। 4 से पूरा पूरा कट जाएगा 6 बार, तो y का मान कितना आएगा आपका 6। तो यहाँ से जो पॉइंट बनेंगे वो x का मान 0 और y का मान 6। अब हम क्या करेंगे, इसी समीकरण में y के स्थान पर 0 लगा देंगे। तो अब हम y बराबर 0 रखते हैं, तो 3x प्लस 4 गुणा 0 बराबर 24। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 24। 3 से काट देंगे 8 बार, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा आपका 8। तो यहाँ पॉइंट क्या बनेंगे, x का मान 8 और y का मान 0। अब एक समीकरण है तो उससे 2 पॉइंट बनते हैं। अब इस वाले से हम पॉइंट निकालने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या दी नहीं रखी, तो पॉइंट इसके तो 0 0 को निकल के आएंगे। तो अब हम क्या करें, इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का जो ग्राफ है वो हम किस प्रकार से बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन में मैंने जो ग्राफ बनाया था पहले वो गलत बना दिया था, लेकिन इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से बनेगा। तो यहाँ पर हमारे जो बिंदु निकल के आए हैं वो आए हमारे 0,6 और 8,0, यानी x का मान 0 और y का मान 6, x का मान 8 और y का मान 0। पहले मैंने क्या किया था कि ये वाली जो रेखा है मूल बिंदु वाली, ये देखो मूल बिंदु है बराबर में 0 है, तो ये रेखा मूल बिंदु से खींचेगी। लेकिन यहाँ पर कंडीशन दे रखी है कि x का मान हमें 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव लेना है, और y का मान भी क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। अगर हम इस लाइन को इधर ना खींचकर अगर हम इधर खींचते हैं तो हमें इन दोनों रेखाओं के इंटरसेक्ट जो पॉइंट होंगे यानी कि जो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे वो कहीं मिलेंगे नहीं। तो हमने क्या करा, इस लाइन को हमने इधर की साइड में खींचा। जब अगर हम इस लाइन को इधर की साइड में खींचते हैं तो ये जो लाइनें हैं आप देख सकते हैं कि ये दोनों लाइनें कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और वो जो प्रतिच्छेद करेंगी वो करेंगी आपकी 24,-12। हमारे जो पहला पॉइंट निकल कर रहे थे वो 24,-12 निकल कर रहे थे। मैं आपको निकाल के भी दिखा दूंगा अभी। तो अब इसमें क्वेश्चन में क्या रखा है, हमें जो ग्राफ भरना है, x का मान क्या लेना है, पॉजिटिव यानी कि प्लस में लेना है, और y का मान भी क्या लेना है, प्लस में लेना है। तो इसका जो कॉमन क्षेत्र आएगा, शेडेड रीजन होगा, वो आपका ये वाला होगा। देखो y का मान हमें पॉजिटिव लेना है तो इधर की साइड में लेंगे, और x का मान पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ लेंगे। तो ये जो ग्राफ हमारा इधर की साइड को भरा जाएगा। तो अब हम देखेंगे, या आप इस कंडीशन से देख सकते हैं, देखो अगर हम इसमें x और y इन दोनों के स्थान पर अगर हम 0 लगा देंगे तो ये संख्या आपकी 0 बन जाएगी। तो 0 छोटा होता है, 24 बड़ा होता है। तो कंडीशन अगर आपकी सही होती है तो जो ग्राफ है वो मूल बिंदु की तरफ को भरा जाता है। तो इसका तो ग्राफ वैसे भी इधर को ही भरा जाता, लेकिन हमसे क्या होता, पहले हमने जो लाइनें इधर से न खींच के इधर से खींची थी, तो हमारे प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ पर हमें प्राप्त नहीं हो रहे थे। अब देखो अगर हम इन दोनों समीकरणों को हल करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिलेंगे 24,-12, जो मैंने आपको पहले कराया था। तो x इसमें हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में 3 से गुणा कर लेते हैं। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा करते हैं तो ये बन जाएगी आपकी 3x प्लस 3 दूनी 6 बराबर बन जाएगा 0। और इसके नीचे हम लिख लेते हैं समीकरण नंबर 2, 3x प्लस 4y बराबर 24। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये इससे कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2y बराबर माइनस के 24, 2 से काटेंगे 12। तो यहाँ से y का मान हमारा 12 निकल कर रहा था, और x का मान अगर हम यहाँ रखेंगे तो x का मान हमारा निकल कर रहा था 24। तो यहाँ जो प्रतिच्छेद बिंदु बनते हमारे वो बनते 24,-12, और 24,-12 जो है वो यहाँ कहीं भी नहीं काट सकता। वो हमसे गलती हो रही थी पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन 100% सही है। ये जो लाइन है मूल बिंदु वाली वो हमने केवल इधर से खींची, हमने इधर से तो दिमाग लगाया नहीं कि हम इधर से भी इस लाइन को खींच सकते हैं। तो अब ये जो पॉइंट हमारे निकल के आए हैं 24,-12, आप देख सकते हैं ग्राफ में ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी 24,-12, यानी x का मान 24 और y का मान -12 पर आप इंटरसेक्ट करेंगे। आप इस ग्राफ को आगे बढ़ाकर देख सकते हैं, आपका 100% 24,-12 पर ही बैठेगा। तो अब हमें इसमें निकालना है सवाल में इसका न्यूनतमीकरण मान क्या होगा। तो इसके जो पॉइंट निकल के आए हैं कोने बिंदु वो हमारे 2 हैं, 0,6 और 8,0। यहाँ तो मूल बिंदु होते हैं तो इसमें तो कोई फायदा है नहीं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बना लेंगे। z बराबर 200x प्लस 500y हमें दिया हुआ है, तो 0,6 पर हम x का मान यहाँ पर 0 रखेंगे, y का मान 6 रखेंगे तो कितना आएगा आपका 3000। x का मान यहाँ पर 8 रखेंगे, y का मान है 0 रखेंगे तो कितना मान आएगा आपका 1600। तो न्यूनतम मान हमें निकालना है, तो न्यूनतम मान हमारा कितना है 1600। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे अतः बिंदु 8,0 पर न्यूनतमीकरण मान कितना हमारे पास 1600 है, और अधिकतम मान अगर हम निकालेंगे तो अधिकतम मान हो जाएगा आपका 3000। तो इस क्वेश्चन को हमें इस प्रकार से सोल्व करना था। पहले हमसे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया था, ये जो क्वेश्चन है पेपर के अंदर वो सही दिया हुआ है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आगे आप क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर के
रेखाएं आपको दे रखी हैं, इसके हमें क्या निकालनी है, बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। ये आपका सदिश रेखा का समीकरण सवाल दे रखा है, तो इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे, इसमें हमें निकालना है न्यूनतम दूरी, छठे का ग वाला ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको दो सदिश समीकरण दे रखे हैं, इनके हमें बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन समीकरण को सिंपल बनाकर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वेक्टर आर बराबर, इसमें हम आई की गुणा करेंगे अंदर, तो हो जाएगा आपका आई माइनस के टी की गुणा आई कैप से करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरह से। फिर इस जे के अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा टी और जे कैप माइनस 2 की गुणा करेंगे जैसे, तो हो जाएगा 2j प्लस 3 और के की गुणा अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3k माइनस 2t और हो जाएगा आपका के कैप। अब इसमें से हम क्या करेंगे, आई जे के वाले को एक जगह लिख लेंगे, तो हो जाएगा आपका आई माइनस को जाएगा 2j और प्लस के बन जाएगा आपका 3k। और इस वाले पद में से और इनमें से आई क्या कर लेंगे कॉमन, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हमारा कॉमन निकल जाएगा टी, तो हम यहाँ से टी कॉमन निकाल देते हैं, प्लस का टी कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस के आई कैप और यहाँ बचेगा आपका प्लस के जे और इधर आपका बचेगा माइनस के 2t, यानी कि इस वाले पद में से और इस वाले पद में से और इस वाले पद में से हमने क्या किया, टी कॉमन निकाल दिया। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से लेते हैं। समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, इसमें आई जे की गुणा करेंगे तो हो जाएगा एस आई प्लस आई कैप प्लस जे के अंदर गुणा करेंगे तो 2sj माइनस के जे और इधर से माइनस की गुणा करेंगे, इधर से के की गुणा करेंगे तो 2sk और माइनस के बन जाएगा आपका के। अब इसमें से भी आई जे के वाले जो पद हैं ये वाले, इनको हम शुरू में लिख लेंगे, आई माइनस जे और माइनस के और इसमें से हम क्या करेंगे, s कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा आपका i, यहाँ बचेगा आपका 2s और अब यहाँ बचेगा आपका माइनस के 2, यहाँ आपका बचेगा माइनस के 2j, यहाँ पर j आएगा और यहाँ बचेगा माइनस के 2k, ये k लिखा हुआ है 2k कैप। तो इस प्रकार से आपकी जो समीकरण है वो बन जाएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या ये जो समीकरण हमारी बनी है ये समतलीय है या विषमतलीय है। तो समतलीय और विषमतलीय की पहचान आपकी ये होती है कि जो आपका कांस्टेंट है इनके गुणा में जो ब्रैकेट में ये जो लिखा हुआ है, अगर ये एक जैसे हैं तो समतलीय होता है, अगर ये अलग अलग है तो होते हैं विषमतलीय। अब देखो ये जो है इससे अलग है तो ये क्या है, विषमतलीय है। अगर ये विषमतलीय होते हैं तो इनका जो बीच की दूरी वाला सूत्र है वो अलग होता है, समतलीय के सूत्र अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की हम तुलना कर देंगे। तो तुलना किससे करेंगे, वेक्टर आर बराबर a1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर t लिखा हुआ है तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर t लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे b1, इससे हम क्या कर देंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ से a1 वेक्टर a1 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, ये आ जाएगी, तो i माइनस के 2j और प्लस के 3k, ये हो जाएगी वेक्टर a1 की वैल्यू। और वेक्टर b1 की वैल्यू कितनी होगी, जो t की गुणा में लिखा हुआ, तो माइनस के i और प्लस के j और माइनस के 2, यहाँ पर आएगा आपका माइनस के 2k आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो समीकरण 2 से a2 का मान क्या आएगा आपका, i माइनस के j और माइनस के k। b2 की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, i प्लस के 2j और माइनस के 2k, ये आपका b2 का मान आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका जो सूत्र होता है विषमतलीय समीकरण का वो आपका ये होता है दूरी का, d बराबर a2 माइनस a1 और इंटू में होता है इसके वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 और अपोन में होता है इसके वेक्टर b1 क्रॉस b2 का मापांक। अब इस वाले सूत्र के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। इसमें हमारा शुरू में क्या है, a2 माइनस a1 तो हम निकाल लेंगे, b1 क्रॉस b2 निकालते हैं पहले। तो b1 क्रॉस b2 हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो यहाँ हम लिख लेंगे b1 क्रॉस b2 बराबर, अब ऊपर लिखते हैं i, इधर लिखते हैं j, इधर लिखते हैं k। अब जो b वाला पद है देखो यहाँ i j के गुणा में जो संख्या होती है वो हमें लिखनी पड़ती है क्रॉस में। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -1, यहाँ लिखा हुआ है 1 और इधर लिखा हुआ माइनस के 2। अब v2 में यहाँ 1 लिखा हुआ है, यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ माइनस के 2 लिखा हुआ है। गुणांक लेते हैं i j के गुणांक। अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपल प्रसार कर देते हैं। तो ये वाली रो ढक देंगे और ये वाला कॉलम ढक देंगे। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएगा, फिर इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4।
माइनस के जे प्रसार करना आपको आते होगा। पहली रो ढक लेंगे, दूसरा कॉलम ढक लेंगे। -1 की माइनस के 2 से गुणा करेंगे तो प्लस के 2, और इस 1 की गुणा इस -1 से करेंगे तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस, और प्लस यहाँ आ जाएगा आपका के। पहली रो ढक देंगे, ये वाला कॉलम ढक देंगे तो हो जाएगा -2 और -1। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 2i बचेगा। ये हो जाएगा आपका 4j और ये हो जाएगा आपका -3k। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हाथों हाथ, देखो हमने इसका क्रॉस तो निकाल दिया। अब हमें इसमें दिखा दिया इसके नीचे इसका मापांक भी निकालना पड़ेगा, तो हम इसका मापांक और निकाल देते हैं हाथों हाथ यहीं पर। तो वेक्टर b1 क्रॉस वेक्टर b2 का हम क्या निकाल लेंगे, मापांक। और मापांक हम कैसे निकालते हैं, i j के गुणा में जो संख्या होती है, यहाँ पर देखो 2 लिखा हुआ है तो 2 का वर्ग 4, यहाँ 4 लिखा हुआ है, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, 16 9 25, 25 का 4 29, तो √29 निकल आ जाएगा इसका मान। और अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a2 माइनस a1 की वैल्यू। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, a2 में से a1 को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a2 माइनस a1, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1। तो a2 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो यहाँ पर a2 की वैल्यू ये लिखी हुई है और a2 की वैल्यू ये है, a1 की वैल्यू हमारे पास ये है। तो हम क्या करेंगे, इस a2 में से a1 को घटा देंगे। तो a2 की जो वैल्यू है वो है आपकी i -j और -k। इसमें से हम घटा रहे हैं i -2j और प्लस के 3k। अब इन दोनों को हम घटा देते हैं। तो घटाने से पहले क्या करेंगे, i -j और -k, माइनस से ब्रैकेट खोल लेंगे तो -i हो जाएगा प्लस के और हो जाएगा -3k। अब देखो जो i वाला पद है वो तो i वाले से कैंसिल हो जाएगा। 2j में से जब एक j घटाएंगे तो यहाँ आपका क्या बचेगा, j बचेगा, और -3 और -1 तो कितना हो जाएगा, -4k। ये आ जाएगा आपका घटाकर a2 माइनस a1 करने पर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगा देते हैं d वाला फॉर्मूला। तो d वाला फॉर्मूला हमें पता ही है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन b1 क्रॉस b2 का मापांक और फिर पूरे का मापांक। अब इनकी वैल्यू हम लगा देते हैं। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, j - 4k। इसका हमें डॉट निकालना है b1 क्रॉस b2 के साथ। तो b1 क्रॉस b2 हमें ये वाला मान मिला था, तो क्या है ये आपका, ये लिखा हुआ है 2i -4j और -3k, और अपॉन में इसकी जो मापांक थे वो कितना हमारे पास √29 है। अब इसको हमें सोल्व करना है और यहाँ टोटल का मापांक है। अब देखो हम डॉट कैसे निकालते हैं, i वाले पद की i से गुणा करते हैं, j वाले की j से और k वाले की k से गुणा करते हैं। तो इसमें तो i वाला पद है नहीं, तो इस वाले पद को तो हम छोड़ ही देंगे। तो j की गुणा j से करेंगे तो बन जाएगा 1, तो यहाँ जाएगा -4। इसकी गुणा इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 × 12 बटे में लिखा हुआ √29। अब इसे इसमें से घटाएंगे तो घटा कितना बचेगा आपका 8, और 8 बटे √29। अगर ये संख्या किसी वजह से माइनस की प्राप्त होती तो माइनस को छोड़ देते हैं, क्योंकि d का मान कभी भी जो दूरी होती है वो हमेशा निगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव होती है। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इतने मात्रक या हम इकाई भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था एग्जाम में। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा अवकल समीकरण से क्वेश्चन लिया हुआ है। हाँ, ये है आपका 6ठे का है। 2 सदिश दे रखे हैं आपको, वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए हमें सिद्ध करके दिखाना है। ये आपको सिद्ध करना है, और ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर का था। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो 6ठे का गह जो क्वेश्चन है इसको हम किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इसके लिए तरीका आपका कि मापांक वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इस तरह से लिखा हुआ है, और इसका मापांक हमने होल स्क्वायर लगाया। तो इसको हम इस प्रकार से भी तो लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि देखो जितनी घात है उसको हम उतने ही स्थान पर लिख लेते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। इसको हमने क्या करा, इस प्रकार से यहाँ पर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेटों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। तो इस ए की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका वेक्टर ए और वेक्टर ए प्लस इस वेक्टर ए की गुणा बी से करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर बी की गुणा ए से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर बी की बी से करेंगे तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। अब ये जो पद है आपका एक जैसा है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। और ये लिखा हुआ वेक्टर ए और वेक्टर बी
ये दोनों आगे पीछे हैं तो हम इसको वेक्टर ए और वेक्टर बी भी लिख सकते हैं। अब प्लस ऐसे हम क्या करेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को लिख लेंगे वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये दोनों पद आपके क्या हैं, एक जैसे हैं, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर हमने शुरू में लिख लिया और ये जुड़े हो जाएंगे आपके डबल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखा हुआ है इसको हम लिखेंगे इस प्रकार से, ये वेक्टर ए का होल स्क्वायर है, वेक्टर बी का स्क्वायर है आपका, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए का मापांक, या ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक। अगर हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर तो होता है आपका ए बी कोस थीटा, ये वाला फॉर्मूला होता है ना, देखो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा। अगर मान लो यहाँ पर थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, 0, कोस 0 मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस ए और बी का मतलब क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक का मतलब तो होता है इसका, ये जो आपका ए और बी लिखा हुआ है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों सेम ही होते हैं क्योंकि हम इसको इस प्रकार से पढ़ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर ए के मापांक का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर प्लस इन दोनों के जो मापांक एक जगह हैं इनको हम अलग अलग भी तो लिख सकते हैं इस प्रकार से। अब देखो ये होल स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो होल स्क्वायर बना वो बना हमारा ए प्लस बी का इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर हम ऐसे ना लिखना चाहें तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, छोटा ब्रैकेट है आपका, वेक्टर ए का मापांक प्लस वेक्टर बी के मापांक और इसका होल स्क्वायर, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर चल रहा है, यहाँ पर ये चल रहा है इस वाले पद के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मापांक है, मापांक का होल स्क्वायर। अभी स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी का मापांक, और यहाँ बचेगा आपका वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, इन दोनों मापांक क्या है, अलग अलग है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना था कि ए प्लस वेक्टर बी का जो मापांक है वो इन दोनों के मापांक अगर हम अलग अलग निकालें या तो उसके बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा। तो इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना था एग्जाम में। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कर कहा कि हल कीजिए, आपको एक आपका समीकरण दे रखी है, दे रखा है y इंटू डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर, इस पूरे के बाहर dy लिखा हुआ है और बराबर में आपका क्या है 0। तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है y डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y का स्क्वायर और dy पूरे ही गुणा में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो x और y वाले पद हमारे अलग नहीं होंगे, और वैसे भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर का तो सिंपल क्वेश्चन तो होगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से y डी एक्स बराबर, इसको उठा के ले जाएंगे, बराबर में तो हो जाएगा x प्लस 2y का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका dy। अब इस dy को dx के बटे में ले आएंगे तो हो जाएगा dx बटे dy, और x प्लस 2y के बटे में हम ले आएंगे इसको y को, इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, dx बटे dy बराबर x के बटे हम इसे अलग कर देंगे और 2y स्क्वायर के बटे में अलग कर देंगे, तो ये वाला पद तो इससे हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ बचेगा आपका dx बटे dy, इस माइनस के x बटे y को हम इधर ले आएंगे और बराबर आपके केवल क्या बचेगा 2y बचेगा, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 की तुलना करेंगे। किससे तुलना करेंगे, जिस टाइप का समीकरण उसी टाइप के समीकरण से हमें इसकी तुलना करनी पड़ती है, क्योंकि आपका समीकरण में 2 प्रकार के सूत्र दे रखे हैं इसमें। अगर ये y ऊपर होता और x नीचे होता तो उसके लिए सूत्र अलग है, लेकिन यहाँ पर x ऊपर है y नीचे है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला वो आपका है dx dy प्लस px बराबर q से हम क्या करेंगे, इसकी तुलना कर देंगे। तो यहाँ से हमारा यहाँ से p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, जो x के गुणा में लिखा हुआ है, यानी कि माइनस के 1 बटे y, और q की वैल्यू कितनी आएगी, बराबर वाली, तो q की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2y। अब हम निकालते हैं यहाँ पर if,
आई एफ को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ई की पावर में होता है आपका इंटीग्रेशन पी और यहाँ लिख देते हैं डी वाई। तो ई की घात इंटीग्रेशन पी, पी की जगह पी का मान लगा देंगे माइनस के 1/y और यहाँ आपका क्या लिखा हुआ है डी वाई। अब इस माइनस को तो निकाल देंगे बाहर, 1/y का क्या बन जाएगा आपका डी log बन जाएगा। तो ई की घात माइनस के ये तुम्हारा बन जाएगा log y। अब देखो मैं ये जो माइनस है इसको हम उधर y के ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका ई की घात log y की घात माइनस बन जाएगा। अगर ई की पावर में log वाला पद है तो ये पूरा पद यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, केवल माइनस के 1 बचेगा यानी y की घात -1 बचेगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/y और इधर हो जाएगा आपका आई एफ। तो आई एफ की जो वैल्यू हमारी निकल के आएगी वो ये निकल के आएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है यहाँ से नेक्स्ट। तो अब हम लिखेंगे नाउ यानी कि अब। तो अब इसके लिए फॉर्मूला लगाना हमें x गुणा आई एफ बराबर होता है आपका q गुणा आई एफ, q गुणा आई एफ और dx प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। अब x तो हम ऐसे रहने देंगे, आई एफ का मान हमारा कितना निकल का है 1/y, q का मान कितना हमारे पास, q का मान है 2y, आई एफ की वैल्यू कितनी है 1/y अभी हमने निकाला है और यहाँ पर लिख देंगे dy और प्लस में लगा देंगे c, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमारा जो पद कटेगा उसे काट लेंगे और जो बचेगा उसे रहने देंगे। तो ये वाला पद हो जाएगा इसमें से कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पर, और यहाँ लिखा हुआ है x/y बराबर, यहाँ केवल 2 बचेगा और dy प्लस c। देखो यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये तो केवल सूत्र है, क्योंकि देखो अगर यहाँ पर x होता तो यहाँ भी x होता है, यहाँ y होगा तो यहाँ भी y होता है। तो ये जो है शुरू में ये सूत्र लिखा हुआ है। अब हमने क्या करा, इसके अंदर वैल्यू पुट करी तो यहाँ पर y बन जाता है। तो यहाँ बचेगा आपका x/y बराबर 2 को तो निकाल देंगे बाहर 1 और यहाँ बचेगा dy और प्लस c। अब हम क्या करेंगे, एक का समाकलन कर देंगे y के सापेक्ष। तो x/y बराबर 2, 1 का बन जाएगा आपका y और प्लस आपका c तो पहले से ही है। अब इस के नीचे 1 मानकर इस y की क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2y² और प्लस बन जाएगा आपका cy। तो ये आ जाएगा इस अवकल समीकरण का सॉल्यूशन। आगे आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं, जो छठा खंड था वो मैंने आपको पूरा करा दिया। यहाँ पर ये आपके छठे में 5 क्वेश्चन दे रखे थे, 5 के 5 मैंने सोल्व करा दिए हैं। और छठे से जो ऊपर के पीछे के सवाल थे वो मैं आपको वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में करा चुका हूँ। पार्ट 3 में मैंने आपको 6 जो खंड है, क्वेश्चन नंबर 6 है, उसके सारे खंड मैंने सोल्व कर दिए हैं। अब यही क्वेश्चन आपको आगे इंग्लिश में दे रखे हैं। अब हम देखेंगे हमारा जो खंड नंबर 7 है, इस खंड नंबर 7 में आपको दे रखा है, इसमें हमें इन्वर्स निकालना है। इसमें भी आपको 2 सवाल दे रखे हैं, लेकिन करना केवल हमें इसमें केवल एक ही है, या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं, नीचे वाला कर सकते हैं। तो मैं आपको इन दोनों सवालों को सोल्व करके दिखाऊंगा वीडियो के अगले पार्ट में, क्योंकि अगर मैं वीडियो का इसमें बनाता हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर आपको बचता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये मैं आपको एक ही पार्ट में करा दूंगा। भले ही आपकी वीडियो लंबी हो जाए, लेकिन मैं आपको ये वाले जो क्वेश्चन है वो वीडियो के अगले पार्ट में करा दूंगा। तो आई होप कि आपको मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं इस वीडियो के अंदर वो सभी अच्छे प्रकार से समझ में आ गए होंगे। और आपका जो क्वेश्चन वो डाउट में था छठे का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो डाउट में क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन हमारा जो है गलत नहीं है, सही क्वेश्चन है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा वो सोल्व करने में मिस्टेक हो गया था, लेकिन क्वेश्चन वो सही था। तो ये जो क्वेश्चन है वो गलत नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल सही है और इसका मैंने सॉल्यूशन भी आपको करा दिया है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।